क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको कोई आतंकी खतरा मानती है? जिला उपाध्यक्ष जी को इनके घर से गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। नायब सिंह जी, हरियाणा पुलिस में जो जवान भर्ती होते हैं वो आम जनता की सुरक्षा के लिए भर्ती होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पार्टी है। नहीं देखो, कोई चुनाव में लड़ेगा, कुछ तो वोट लेगा, जीण तो दो। तो एक मौका केजरीवाल जी को हरियाणा की जनता दे। केंद्र की भाजपा सरकार ने सारी एजेंसियां आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे लगा दी हैं। 10% सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रखी गई। एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आज हम ये प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी रोहतक में आए थे। हरियाणा के नए नवेले मुख्यमंत्री जो अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के इशारे पर शायद हरियाणा की सरकार चला रहे हैं। जब वो रोहतक में आए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट लीडर दीपक धनखड़ जी का, हमारे जिला उपाध्यक्ष नवीन सांपला जी का क्या कसूर है? क्या भाजपा की सरकार ने उनको एक नॉन क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको कोई आतंकी खतरा मानती है? जब भी मुख्यमंत्री जी रोहतक में आते हैं, इनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी चुने हुए एक लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री ना होके ऐसा लग रहा है कि राजा हो गए किसी सल्तनत के, कि जब वो गली में निकलेंगे तो सबके घरों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, लोगों को जेलों के अंदर बंद कर दिया जाएगा। क्या कसूर है इन लोगों का? दीपक धनखड़ जी का क्या कसूर है? इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं। इन्होंने एमडीयू के फीस का मुद्दा उठाया। सीवाईएसएस आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट संगठन ने जोर शोर से एमडीयू की फीस का मुद्दा उठाया और सरकार को उसको वापस लेना पड़ा। हजारों लाखों बच्चों को उससे फायदा हुआ। इसका मतलब मुद्दा तो जायज़ है, बात तो जायज़ कर रहे थे। सरकार को बाद में माननी पड़ी वो मांग, जो अनाप शनाप फीस बढ़ा दी थी उसको वापस लेना पड़ा सरकार को। कल भी अपने मुद्दों को लेके ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। क्या मुद्दे थे? बहुत ही सामान्य से मुद्दे थे कि लड़कियों के लिए बसें चलानी चाहिए, उनको सुविधा हो सके, चुनाव कराने चाहिए स्टूडेंट इलेक्शंस कॉलेजेस में, जो कि इनका अधिकार है। हर सरकार, हर पार्टी ने झूठा वादा किया है स्टूडेंट्स से कि डायरेक्ट इलेक्शंस कराए जाएंगे, अभी तक नहीं करा रहे। ये वही मांग लेके ज्ञापन देने जा रहे थे। इनको कहा गया आओ आपको लेके चलते हैं, और फिर ले जाके कमरे में बंद कर दिया, इनको कस्टडी में ले लिया। इसी तरह से जिला उपाध्यक्ष जी को इनके घर से गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने कि मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं शहर में। तो मतलब सारे लोग अपना सब काम धंधा छोड़ दें, अगर मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं तो जेल में डाल दिया जाएगा उनको। ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के मन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का खौफ है, आम आदमी पार्टी का खौफ है। और जो जनहित के स्टूडेंट्स के मुद्दे भी ये लोग उठाना चाहते हैं, वो इनसे ज्ञापन तक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो स्टूडेंट्स की डिमांड तक सुनने को तैयार नहीं है। फिर अगर ये कोई प्रदर्शन करते हैं तो कहते हैं देखिए देखिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सामान्य तौर पे ज्ञापन ले लेते तो प्रदर्शन शायद इनको नहीं करना पड़ता। आज जब स्टूडेंट्स के मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं तो एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आज यहाँ पर रखना चाहता हूँ। 2019 का सरकार का नोटिफिकेशन है, कोर्ट में भी इसको नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा होकर और अदालत ने भी ये कहा कि ये नोटिफिकेशन बिल्कुल जायज़ है, जिसमें ये कहा गया कि हरियाणा कोटे की और ऑल इंडिया कोटे की सभी सीटों में ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण मतलब गरीब बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार देने की बात सरकार कर रही है। उसके अंदर दो बहुत बड़ी खामियां हैं जिसको हम अलग अलग मंच पे पहले भी उठा चुके हैं, लेकिन सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि सरकार को गरीबों की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। एमडीयू में इस बार का प्रोस्पेक्टस अगर आप उठा के देखेंगे, कुल 3255 सीटों में से 3255 सीटों में से ईडब्ल्यूएस को केवल 133 सीटें अलॉट की गई हैं। 133 का मतलब 4% सीटें। नोटिफिकेशन क्या कहता है, सरकार का नियम क्या है कि गरीबों को 10% सीटों पे आरक्षण मिलना चाहिए। 10% सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रखी गई। केयू में देख लीजिए
295 कुल सीटों में से पीजी कोर्स की अगर बात करें, सिर्फ 19 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई हैं। आर्ट्स फैकल्टी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 6% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रखी गई है। 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये हरियाणा की। मैंने सिर्फ इन 2 यूनिवर्सिटीज़ का उदाहरण इसलिए दिया, बाकी किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी को उठा के देख लीजिए, सब में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के साथ सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है। गरीबों को पढ़ाई का अधिकार उनका पूरा नहीं मिल रहा है। हमारी ये मांग है कि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीटों पर ज़रूर मिलना चाहिए गरीब बच्चों को। तो कह रहे हो कि 6 लाख से कम सालाना इनकम है इन बच्चों की जिनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रखा जाएगा। इनके परिवार की 6 लाख जिसकी इनकम होगी, वो ऐसे कोर्सेज में इन यूनिवर्सिटीज़ की फीस कैसे भरेगा? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 10% आरक्षण में फीस माफ़ी का कोई प्रावधान नहीं है, सस्ती फीस का कोई प्रावधान नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हो ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, इसलिए हम इनको आरक्षण दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप उनसे उम्मीद करते हैं कि जैसे दूसरे बच्चे फीस भरते हैं, उसी तरीके से ये बच्चे भी अपनी फीस भर देंगे। ये विसंगतियां हैं, ये बिना सिर पैर की योजना है। इसको दुरुस्त करना चाहिए सरकार को। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फ्री एजुकेशन का बंदोबस्त होना चाहिए और साथ ही साथ 10% आरक्षण को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में। क्या हायर एजुकेशन पे गरीब बच्चों का अधिकार नहीं है? इसलिए सरकार को जो ये आनन फानन में योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं चुनाव में अपनी हार सामने देख करके, वो घोषणाएं करने की बजाय 2019 से चली आ रही योजना जिसमें सरकार का नोटिफिकेशन भी है, उस योजना को दुरुस्त करें और गरीबों को पूरी पढ़ाई करने का अधिकार दें। ये स्पष्ट तौर पर हम मांग करना चाहते हैं। सारी की सारी जो पुलिस है वो हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने, वो बीजेपी नेताओं को सुरक्षा देने के लिए मत लगाइए। कुछ न कुछ जनता के लिए भी छोड़ दीजिए, जनता की सुरक्षा के लिए भी छोड़ दीजिए। नायब सिंह जी, हरियाणा पुलिस में जो जवान भर्ती होते हैं वो आम जनता की सुरक्षा के लिए भर्ती होते हैं। यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे रोहतक में, आप सबने देखा होगा 5 जिलों की फोर्स यहाँ पे डाल दी। आम जनता कहाँ जाएगी भाई? मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए तो सुरक्षा के बंदोबस्त के अलावा आधी फोर्स मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पीछे लगा दी। इन्होंने हर थाने में कह दिया भाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठा लो। पूरे हरियाणा के अंदर त्राही त्राही है, हर जगह पर अपराधी खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, फिरौती की पर्चियां डाल रहे हैं, हर जगह पर गुंडागर्दी अपने चरम पर है। और नायब सिंह जी को चिंता इस बात की है कि अभी अमित शाह जी आएंगे हरियाणा में, फिर 5 जिलों की फोर्स वहां पे डाल देंगे। सारी पुलिस बीजेपी नेताओं की सुरक्षा में लगा दी है। जो बची खुची पुलिस है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन करने में लगा दी है। केंद्र की भाजपा सरकार ने सारी एजेंसियां आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे लगा दी है और जनता त्राही त्राही कर रही है। गुंडागर्दी जिस तरीके से अपने चरम पर है, जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, जनता अपनी सुरक्षा को लेकर के खतरा महसूस कर रही है। हम ये अपील करना चाहते हैं नायब सिंह जी, पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है, बीजेपी नेताओं से ज़्यादा जनता की सुरक्षा की चिंता कीजिए ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था की भी हालत दुरुस्त हो सके। ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखने के लिए आपके सामने आए थे। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है और जनता ने उनके हाथ में बैसाखियां पकड़ा दी हैं लोकतंत्र की, लेकिन उसके बावजूद उनका तानाशाह रवैया बदलने को तैयार नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अरविंद केजरीवाल जी अब जल्द बाहर आ जाएंगे, उनको जमानत मिलने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी उन्होंने देखा, तो भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में सीबीआई से एक फर्जी मामले में जेल से उनको गिरफ्तार करा लिया कि अगर कोर्ट से जमानत हो भी जाए तो दूसरे मामले में गिरफ्तार करके उनको जेल के अंदर रखा जा सके। हमारा स्पष्ट तौर पे ये पूछना है भारतीय जनता पार्टी से, मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, आखिर क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल जी को आप किसी भी कीमत पर जेल के अंदर रखना चाहते हैं? क्या वो आपके राजनीतिक कैदी है? क्या राजनीतिक कारणों से अरविंद केजरीवाल जी को आपने गिरफ्तार किया हुआ है? अगर ऐसा है तो खुले मन से आके इसकी घोषणा करनी चाहिए कि जब तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का शासन रहेगा, अरविंद केजरीवाल जी को राजनीतिक कैदी बना के भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत जेल में रख रही है।
जनता अब सारी चीज़ें देख रही है, पूरे देश के सामने ये बातें स्पष्ट हो रही हैं कि कभी ईडी कभी सीबीआई, जब ईडी में उसी केस में, लिकर केस में ही जब ईडी में जमानत मिल गई है लोअर कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने वाला है, जमानत मिलेगी इस मामले में, आप देखिएगा, क्योंकि लोअर कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, ना वो टाइमलाइन बता पा रहे हैं। ईडी बायस तरीके से जांच कर रही है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इतने स्पष्ट तरीके से ये बातें लिख दी। इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने वाली है, इसलिए इसी मामले को अब सीबीआई में, सीबीआई कौन सी अलग जांच करेगी ईडी से? ईडी का तो सीबीआई से भी सख्त कानून है। जब उसके अंदर जमानत मिलने जा रही है तो सीबीआई का केस क्यों? क्योंकि हाथ पैर फूल गए भारतीय जनता पार्टी के कि अगर अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए तो 21 दिन के लिए जब बाहर आए थे पहले, तो 400 का सपना भारतीय जनता पार्टी का 240 पे लाके पटक दिया था। अगर अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार ना बन जाए, ये खतरा भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है। इसलिए किसी भी कीमत पर कुछ भी साजिश करके भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखना चाहती है। सारी एजेंसियों को झोंक दिया। असमंजस की स्थिति चल रही है, क्योंकि संजय सिंह ने बोला कि विपक्ष हमारा साथ है, तो इस तरह से डिमांड करना, तो क्या लगता है कि वो डिमांड के ब्याह पे ही काम करेंगे इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ? नहीं, देखिए, स्पष्ट है कि आपने कल संसद के अंदर भी देखा कि मजबूत विपक्ष का असर क्या होता है। जिस तरीके की चर्चा हुई, जिस तरीके की बातें रखी गई, वो इसीलिए संभव है क्योंकि जनता ने एक मजबूत विपक्ष इंडिया गठबंधन के रूप में इस बार चुन करके भेजा। सरकार को भी ये इशारा किया कि अंकुश आपके ऊपर लगा हुआ है। इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, देश की सारी राजनीति में मिल करके फैसले ले रहा है और मिल करके फैसले लेगा। मजबूत विपक्ष एनडीए के सामने, मोदी सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे। समय समय पर जिन मुद्दों पर विचार विमर्श करके एकजुट होने की आवश्यकता है, उन मुद्दों के ऊपर जिस भी पार्टी से संबंधित मुद्दा होता है वो सारी पार्टियों के समक्ष रखते हैं, सहयोग मांगते हैं और सारी पार्टियां उसमें चर्चा करके सहयोग करती हैं। क्या केजरीवाल वाले मसले पे इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर यही कह रहा हूं कि समय समय पर जब जिस मुद्दे के ऊपर जिस भी पार्टी को ध्यान आकर्षण करना होता है, इंडिया गठबंधन की बैठकों में उनके ऊपर चर्चा की जाती है और एक सुनियोजित तरीके से रणनीति बना करके उस मुद्दे को सक्षम तौर पर उठाया जाता है। अच्छा, इंडिया गठबंधन के हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ेगा? बहुत स्पष्ट तौर पर मुझे लगता है डॉक्टर संदीप पाठक जी करनाल में अभी राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करके गए और उन्होंने मीडिया के समक्ष भी बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जो ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन था, ये लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए और देश की राजनीति, संविधान की रक्षा के लिए बनाया गया था। प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी सक्षम है। सभी 90 सीटों पर एक एक बूथ के ऊपर मजबूती से हम अपने बूथ योद्धा तैयार कर रहे हैं, बूथ की टीम तैयार कर रहे हैं, ताकि अरविंद केजरीवाल जी को चाहने वाले, हमारे मुद्दों से संबंध रखने वाले सभी लोगों को वोट में कन्वर्ट किया जा सके। ये बहुत स्पष्ट राय पार्टी की और पार्टी की हिदायत है कि एक एक बूथ पे पार्टी को मजबूत किया जाए, चुनाव की तैयारी की जाए। अनुराग जी, आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आपके किसान सेल के एक बड़े नेता ने आरोप लगा दिए कि मुझसे 2 लाख रुपये मांगे गए और पार्टी फंड के लिए, और मैंने नहीं दिया तो हमें पार्टी से निष्कासित कर। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहते हैं। आम आदमी पार्टी की स्पष्ट राय है कि हम लोगों का एक लक्ष्य है कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है, अरविंद केजरीवाल जी के सपनों को पूरा करना है, उनके लक्ष्यों को, उनकी गारंटियों को हरियाणा की जनता तक पहुंचाना है, एक एक बूथ तक पहुंचाना है, एक एक बूथ कार्यकर्ता तक पहुंचाना है। इसमें ढेर सारी मुश्किलें आएंगी। जब आपके सामने चुनाव की हार होती है कोई, और जब आपके शीर्ष नेतृत्व जेल के अंदर होते हैं, तो बहुत सारे संकट आते हैं, बहुत सारी दुविधाएं आती हैं। हम सब एकजुट होकर के इन दुविधाओं का, इन संकटों का सामना करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी भी जल्द जेल से बाहर होंगे, हरियाणा में पार्टी के पूरे कैंपेन का नेतृत्व कर रहे होंगे और पूरी ताकत लगा करके हरियाणा में सरकार बनाने का काम आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। इस तरह उनके साथ करनाल में मारपीट भी की गई जो कमल सिंह है, मुझे लगता है कि वो सेट एंड डन है। उस पर प्रदेश अध्यक्ष जी अपना वक्तव्य दे चुके हैं, तो उसके बाद उसको कुछ कहने को रहता है। ठीक है। हमारा कि जिस तरह से आयुष्मान भारत कार्ड का योजना शुरू की गई, मुफ्त इलाज होगा, लेकिन अभी आईएमए की एक बैठक हुई, उसमें कहा गया कि जो सरकार ने जो बकाया था 6-6 महीना पेंडिंग पड़ा है, इसलिए वो 1 जुलाई से बंद कर रहे हैं स्कीम को। ये आयुष्मान योजना, किसी भी योजना को शुरू करना और उसको निभाना, ये 2 अलग बातें हैं।
भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पार्टी है। वाहवाही लूटने के लिए योजनाओं की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन उसको निभा नहीं पाते हैं। चुनाव नज़दीक दिखता है तो एक नई घोषणा कर देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उसको निभा नहीं पाते हैं। मैं आपको सैकड़ों योजनाओं की लिस्ट गिनवा सकता हूँ जो बीजेपी ने कहा तो लेकिन ज़मीन पे हुआ नहीं। आयुष्मान योजना जब लाए थे तो ये कहा था कि इससे सब गरीबों का इलाज हो जाएगा। एक तरफ मोदी जी की आयुष्मान योजना है जिसमें 1000 कंडीशन है, जिसमें हज़ारों फ्रॉड हैं, जिसमें पेमेंट्स नहीं होती हैं समय पे। सारे प्राइवेट डॉक्टर कह रहे हैं कि हम इसको अब स्वीकार नहीं करेंगे आयुष्मान योजना को। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली और पंजाब में चल रही मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे किसी को कोई कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ किसी के ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं है, बल्कि सभी लोगों को 100% इलाज मुफ्त में मुहैया कराया जाता है, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे किसी तरीके का ऑपरेशन हो, चाहे किसी तरीके का इलाज हो। ये फ़र्क है नीयत का, जिसमें एक तरफ आप दिखावा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप सेवा करना चाहते हैं। मोदी जी की आयुष्मान योजना एक फ्लॉप योजना है। मोदी जी की आयुष्मान योजना एक साजिश करके, ढोंग के करके दिखाने वाली योजना है, जिसको अब डॉक्टर्स भी जिसकी पोल खोलना शुरू हो गए हैं कि उसका एंड रिजल्ट, उसका फ़ायदा गरीब आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। उसका एंड रिजल्ट, उसका फ़ायदा प्राइवेट अस्पतालों में लोग नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए आयुष्मान योजना का बहिष्कार करना डॉक्टर्स ने भी शुरू कर दिया है। मेरी केंद्र सरकार से ये निवेदन है कि अगर आप अपनी योजना के प्रति गंभीर हैं तो इस मुद्दे के ऊपर तुरंत आपको सोचना चाहिए और आयुष्मान योजना को रिकन्सिडर करना चाहिए, उसको रिफर्बिश करना चाहिए। तिथि घोषित होनी बाकी है, चुनावी मोड में तो स्टेट है ही। तो क्या एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी लोगों के सामने पहुंच पाएगी? क्योंकि अभी तक तो राजनीतिक चर्चाएं ये हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला। देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद अब ये एक स्थापित सत्य है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक मजबूत और तीसरा विकल्प बन के लोगों के सामने है। 3 ऐसी पार्टियां जो दशकों से राजनीति कर रही हैं हरियाणा के अंदर, बसपा बहुजन समाज पार्टी, जेजेपी जननायक जनता पार्टी और इनेलो, जिनकी सत्ता भी रही हरियाणा के अंदर, तीनों पार्टियों के 10-10 कैंडिडेट पूरे हरियाणा के मिला लीजिए, सबका वोट जोड़ दीजिए। इन तीनों का वोट जोड़ने के बाद उससे ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी को एक लोकसभा सीट के ऊपर कुरुक्षेत्र में हासिल हुआ है, जो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरा विकल्प है। और हमने शुरू से ये कहा कि हमारा मकसद है कि हम हरियाणा के लोगों को राजनीति का एक तीसरा विकल्प दे सकें। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति दशकों से देखते आए हैं हरियाणा के लोग, उनको एक तीसरा और मजबूत विकल्प हम दिखा सकें, ये हमारा लक्ष्य था। हम उस लक्ष्य में अभी तक कामयाब रहे हैं और आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि हम अरविंद केजरीवाल जी की योजनाओं को एक एक घर तक लेकर के जाएंगे। हमने जन संवाद कार्यक्रम का लॉन्च किया है। अगले 15 दिनों के अंदर हरियाणा के एक एक गांव के अंदर सभा करके लोगों के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां, अरविंद केजरीवाल जी के वादे उन तक पहुंचाएंगे और उनसे एक मौका केजरीवाल जी के नाम पर मांगेंगे। हम उनको स्पष्ट तौर पर ये कहेंगे कि आपने सबका राज देख लिया, सारी पार्टियों को मौका देके देख लिया, जिसने झोली पसारी, जिसने हाथ जोड़े, हरियाणा के लोगों ने उसी को स्वीकार किया, उसको मौका दिया। तो एक मौका केजरीवाल जी को हरियाणा की जनता दे, हरियाणा का लाल केजरीवाल उनके सपनों को साकार करके दिखाए। ये अकेला वोट आपका नहीं था, इसमें कांग्रेस का भी वोट शामिल था। तो बाकी 9 सीटों पे जो वोट था वो कांग्रेस का नहीं था, उसमें आम आदमी पार्टी का वोट भी शामिल था। जो सिंबल की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जो हमारे सिंबल पे हमको वोट हासिल हुआ, अब मैं दूसरे के सिंबल पे तो नहीं कब्जा कर रहा, हमारे सिंबल पे जो झाड़ू पे वोट मिला है सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। तो झाड़ू के सिंबल पे जो वोट मिला हमें, वो स्पष्ट तौर पे ये जाहिर करता है कि हरियाणा के लोगों ने तीसरे विकल्प के रूप में हमको स्वीकार कर लिया है। अगर हमको नहीं करते तीसरे विकल्प के रूप में स्वीकार, तो सबसे बड़े नेता गए थे इनेलो के, कह रहे थे हमने हरियाणा बनाया है, तो उनको लोगों ने बता दिया। हम तो कहते थे नहीं देखो कोई चुनाव में लड़ेगा कुछ तो वोट लेगा, जीण तो दो, कहते सांस भी रोकोगे क्या उनका। हम तो ये कहते थे, हमने कुरुक्षेत्र में ये कहा कि ये ताऊ के लाल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। हमको खुशी है इस बात की कि लोगों ने इस कथन को स्वीकारा और इसके ऊपर मोहर लगा के भेज दिया। हरियाणा की राजनीति में उनका भविष्य समाप्त कर दिया। क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने आपका चुनाव में पूरी तरह से सहयोग किया? देखिए, हमने चंडीगढ़ में एक डिटेल्ड समीक्षा बैठक की और
उसमें तमाम तरह के विचार, जो भी हमारे कार्यकर्ताओं से तमाम तरह के फीडबैक आए थे, कुछ पब्लिक डोमेन में भी उससे पहले रखे गए थे, उन सारी चीज़ों के ऊपर हमने चर्चा कर ली और उनके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद पूरी पार्टी इस निष्कर्ष पे पहुंची कि अब हमको आगे देखने का समय, विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है, इसलिए हमें अपनी कमजोरियों से सीखना है और हमें अपनी जो अच्छाइयाँ उनको और मजबूत करना है। बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, हम इस लाइन पर चलते हुए हमने लक्ष्य निर्धारित किया कि हरियाणा के एक एक बूथ पर हम आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने बूथ योद्धा तैयार करेंगे, अपनी ताकत को इतना मजबूत करेंगे एक एक बूथ के ऊपर कि जब हम वोट मांगने के लिए जाएं तो जो भी केजरीवाल जी से सहानुभूति रखता है, जो भी अरविंद केजरीवाल जी की योजनाओं में यकीन रखता है, वो वोट में कन्वर्ट हो सके, इसके लिए बूथ योद्धाओं को तैयार करने का एक प्लान बनाया और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। करनाल में जो हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, वहाँ से जनसंवाद पूरे हरियाणा के अंदर शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी, हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके जवाब में संदेह है, आपके जवाब में संदेह, आपने सीधे तौर पे नहीं बताया कि कांग्रेस पार्टी ने क्या आपको सपोर्ट किया। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे ये कहा कि जब पार्टी के अंदर किसी मुद्दे के ऊपर आंतरिक समीक्षा हो चुकी है और जिसमें सब तमाम तरह के विचारों के ऊपर चर्चा हो चुकी है, तो उसके बाद स्पष्ट पार्टी लाइन है, बहुत निर्धारित पार्टी लाइन है कि हम पिछली बातों के ऊपर ना जा करके आगे अपनी कमियों से सीखते हुए इस तरीके से तैयारी करें ताकि किसी भी तरीके की कोई भी ताकत हमको अपना लक्ष्य हासिल करने में ना रोक सके। इसलिए हम बूथ पर अपनी तैयारी करने में जुट गए हैं ताकि हम हरियाणा के लोगों का सपना साकार कर सकें। तीसरा विकल्प जिसकी तलाश वो कई दशक से कर रहे हैं, वो विकल्प उनके सामने आम आदमी पार्टी के रूप में खड़ा है। मुझे नहीं लगता कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में आज से पहले इतिहास में दूसरे नंबर पर रहने वाले किसी भी उम्मीदवार ने 4 लाख का आंकड़ा भी छुआ, कितनी बड़ी पार्टियां रही हो जाए। आम आदमी पार्टी ने दूसरे नंबर पर रहने के बावजूद भी 5,13,000 मत हासिल किए कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव के। एक लोकसभा सीट हमको मिली थी, उसके ऊपर हमने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे वहाँ पर लोगों ने हमें वोट दिए। उससे पूरे हरियाणा के अंदर एक उम्मीद जगी है कि जहाँ जहाँ पर आम आदमी पार्टी का सिंबल जाएगा, जहाँ जहाँ झाड़ू का सिंबल जाएगा, लोग खुली बाहों से उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी